हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू एमसीक्यू सीरीज ऑफ फंडामेंटल। क्या आप भी शुरुआत से ही नर्सिंग स्टाफ या फिर नर्सिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो और आपको एमसीक्यू चाहिए तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। तो सबसे पहले आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए एनक्लेक्स, टारगेट हाई और पीआर यादव और अपने सिलेबस पे ध्यान देना होगा और उससे एमसीक्यू निकालना होगा। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर सकता है और आपको अपने समय को बचाना है। और इस जर्नी को आसान बनाने के लिए ही मैं एमसीक्यू सीरीज़ आपके लिए लाई हूँ। और हाँ, देखिए दोस्त, इस नॉर्सेट प्रिपरेशन में फंडामेंटल का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए आप बिना कोई भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और चलिए, तो आपको टाइम बिना वेस्ट करते हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू फंडामेंटल सीरीज ऑफ एमसीक्यू। तो आज के वीडियो में मेनली जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वाइटल साइन। और वाइटल साइन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नॉर्सेट में इससे तो क्वेश्चन आते ही हैं, और उसमें भी टेम्परेचर हो गया तो वो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, उससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मैं टेम्परेचर बड़ा टॉपिक है, इसके लिए मैं 2 वीडियो में कवर की हूँ। फर्स्ट तो आपको पहले मैं डाल चुकी हूँ और ये सेकंड है, तो आप वो भी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट 2 में टेम्परेचर का। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज़ द मोस्ट एक्यूरेट फॉर द मेजरिंग कोर बॉडी टेम्परेचर इन क्रिटिकली इल पेशेंट। बोल रहा है कि कौन सा जो मेथड है वो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा कोर बॉडी टेम्परेचर जो कि क्रिटिकली इल पेशेंट का मेजर करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोर बॉडी टेम्परेचर मतलब डीप टिश्यू का टेम्परेचर मेजर करना होता है। तो जो कोर बॉडी टेम्परेचर जो है वो एक्यूरेट आता है ब्रेन से, हार्ट से एंड लीवर से। तो और ये ज़्यादातर क्रिटिकली इल है जो कि एकदम ख़राब कंडीशन है पेशेंट का, उसका चेक किया जाता है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ओरल टेम्परेचर मेजरमेंट। नहीं, ओरल तो नहीं होगा, ये डीप टिश्यू इससे नहीं आता है। एक्जिलरी टेम्परेचर मेजरमेंट, इससे भी नहीं, क्योंकि ये भी डीप टिश्यू का नहीं बता पाएगा। पहले ही मैं आपको बताऊँ कि हार्ट, लीवर एंड ब्रेन से कोर बॉडी टेम्परेचर लिया जाता है। एंड सी है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टेम्परेचर मेजरमेंट, ये भी नहीं आया होगा। डी है पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर टेम्परेचर मेजरमेंट। तो राइट आंसर है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कैसे? तो देखिए, पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड आता है वो सीधा टिश्यू से हार्ट में जाता है, और हार्ट से लंग्स में जब जाते रहता है, वहाँ से जब टेम्परेचर लेते हैं तो एकदम मोस्ट एक्यूरेट होता है, और वो डीप टिश्यू का भी रहता है। तो देखिए, मैं आपको ये अच्छे समझा पाई होंगी, और हर एक ऑप्शन भी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आप हर एक वीडियो को देखिए, समझिए कि क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पोटेंशियल चैलेंज ऑफ यूजिंग एन इंफ्रारेड टिम्पैनिक थर्मोमीटर फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। बोलता है कि कौन जो है वो पोटेंशियल चैलेंज मतलब एक चैलेंज की तरह है कि इंफ्रारेड टिम्पैनिक थर्मोमीटर मतलब इंफ्रारेड टिम्पैनिक थर्मोमीटर को ही टिम्पैनिक थर्मोमीटर बोला जाता है। इसमें इंफ्रारेड का यूज किया जाता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं थर्मोमीटर को। और बोलता है कि क्या चैलेंज होगा। तो देखिए, ए है स्किन इरिटेशन और ट्रॉमा, मतलब टिम्पैनिक थर्मोमीटर का स्किन इरिटेशन और ट्रॉमा से तो कोई मतलब नहीं है, तो आप भी समझ रहे होंगे। एंड बी है इनएक्यूरेट टेम्परेचर रीडिंग, मतलब इनएक्यूरेट टेम्परेचर रीडिंग ये भी नहीं बोल सकते हैं, ये मोस्ट एक्यूरेट नहीं होगा इसका आंसर। सी है इन्फेक्शन ट्रांसमिशन, ये भी नहीं होगा। एंड डी है इम्पैक्टेड सेरुमेन अफेक्टिंग टेम्परेचर रीडिंग। तो देखिए, इम्पैक्टेड सेरुमेन का मतलब होता है ईयर वैक्स जो कान में जो गंदगी होता है उसको बोलते हैं। तो अगर वो ईयर वैक्स है तो उससे टेम्परेचर जो है वो 0.3 डिग्री फ़ारेनहाइट वो डिफ़र हो जाता है, मतलब लेस बताने लगता है, अनएक्यूरेट होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से
मतलब ईयर से जब भी टेम्परेचर लिया जाता है तो उसको क्लीन करना चाहिए ताकि ईयर वैक्स ना हो, नहीं तो अफेक्ट होगा। मतलब जो भी मेजरमेंट है वो एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ थर्मोमीटर नोन एज थर्मोस्कोप। तो देखिए बोलता है कौन जो है वो फर्स्ट बार थर्मोमीटर का खोज किए थे जिसे थर्मोस्कोप भी बोला जाता है। तो देखिए सब ऐसे तो थर्मोमीटर का जो खोज है वो बहुत ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे हुआ है और बहुत सारे वैज्ञानिक मिलकर किए हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम 16 सेंचुरी में 16 सेंचुरी में जो किए थे उनका नाम है गैलीलियो गैलीली, और वो जो है वो यूज किए थे रेडियो मेट्रिक थर्मोस्कोप को, इसीलिए इसको थर्मोस्कोप भी कहा जाता है। हालांकि आगे चल के मतलब कई और वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट फ्लूड जो कि 16 सेंचुरी में थर्मोमीटर का खोज किए जिसमें मरकरी का यूज किया गया था जो कि अभी तक भी है, लेकिन सबसे ये फर्स्ट पूछ रहा है तो गैलीलियो गैलीली इसका आंसर है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये ESIC चेन्नई में 2012 में पूछा गया है। मतलब हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप हर एक सीरीज को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इंडिकेट टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रॉम। बोल रहा है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है इंडिकेट करता है मतलब कहाँ से कहाँ तक लिखा रहता है। तो अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर देखे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें 94 to 108 तक फ़ारेनहाइट में लिखा हुआ रहता है कि 94 से शुरू होता है एंड 108 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ख़त्म होता है। तो इसका राइट आंसर है ए। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं क्लिनिकल केस बेस्ड आपको क्वेश्चन बताऊंगी जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अभी नेक्स्ट MCQ जो है वो है, इन अ चाइल्ड विद अ फीवर ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज बिकॉज। मतलब एक चाइल्ड को फीवर है तो उसमें ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो वो क्यों होता है? तो मेटाबॉलिक नीड इंक्रीजेज, बी है ब्लड शुगर लेवल डिक्रीजेज, पेशेंट इज लेस एक्टिव, पेशेंट इज मोर अलर्ट। तो देखिए जो ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होता है क्योंकि मेटाबॉलिक नीड इंक्रीज हो जाता है। जैसे फीवर होता है तो उसमें मतलब हमारा एंटीबॉडी जो है वो ज़्यादा काम करने लगता है, तो उसमें मेटाबॉलिक जो है रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और जब इंक्रीज हो जाएगा मेटाबॉलिक रेट को, हमारे शरीर में जो भी मेटाबॉलिक मतलब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा मेटाबॉलिक नीड इंक्रीजेज। एंड ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज, इसका कोई मतलब नहीं है। पेशेंट इज लेस एक्टिव, इसका भी कोई मतलब नहीं है। पेशेंट अगर लेस एक्टिव है तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़े, ऐसा तो कुछ नहीं है। पेशेंट इज मोर अलर्ट, ये भी नहीं, मतलब फीवर में मोर अलर्ट। इसका राइट आंसर होगा ए। एंड नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है, टेम्परेचर रेगुलेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। तो मतलब बोल रहा है कि टेम्परेचर जो रेगुलेशन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो ये तो अगर आप एनाटॉमी पढ़े हैं तो ये हाइपोथैलेमस का काम है। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी में कितना सारा काम करता है ये आपको पहले ही पता होगा, एनाटॉमी में आप पढ़े होंगे। तो इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। ए है लंग्स, वो भी नहीं होता, पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं, पिनियल ग्लैंड भी नहीं। हाइपोथैलेमस जो है टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इसका राइट आंसर है सी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, असेसमेंट ऑफ रेक्टल टेम्परेचर इज रिकमेंडेड इफ पेशेंट हैज़। बोलता है कि रेक्टल टेम्परेचर जो है वो रिकमेंडेड किया गया है पेशेंट को लेने के लिए, तो क्या हो सकता है, क्यों? तो ये हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है, आर्म इन अ कास्ट। आर्म इन अ कास्ट मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो प्लास्टर होता है आर्म में, फिगर में आप देख सकते हैं, वो उस सिचुएशन में क्या ऐसा असेस किया जाएगा कि पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो रेक्टल लेना चाहिए या फिर नेजल पैकिंग। इसका तो कोई मतलब नहीं है नेजल पैकिंग का। एक्सटर्नल हेमोरॉइड ये भी नहीं, एक्सटर्नल हेमोरॉइड रहेगा तो मतलब रेक्टल से कैसे फिर लेंगे। एंड
इलेक्ट्रोटॉमी फीडिंग ट्यूब, ये भी नहीं जी आई, इसका ये भी कोई मतलब नहीं है। तो आर विना कास्ट, क्योंकि उसके जब जो बोन है इमोबिलाइज होता है, जो प्लास्टर कास्ट होता है वो अगर लगा हुआ रहेगा तो उसमें जो है वो रिकमेंडेड किया जाएगा पेशेंट को रेक्टल लेने के लिए। एंड नेक्स्ट जो हमारा है द फॉल ऑफ टेम्परेचर स्टेप बाय स्टेप इन अ जिगजैग मैनर इज डिटरमिन्ड। तो अगर आप टाइप ऑफ फीवर पढ़े हैं तो उसमें लाइसिस, क्राइसिस एंड बहुत सारे रिक्यूरेंट फीवर ये सब आता है। तो उसमें जो लाइसिस एक प्रकार का फीवर का टाइप है जिसमें कि वो फीवर जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे जिगजैग मैनर में जो है वो डिक्रीज होता है। तो वही पूछ रहा है कि द फॉल टेम्परेचर स्टेप बाय स्टेप इन अ जिगजैग मैनर, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर होगा हमारा ए, लाइसिस। बी है क्राइसिस। क्राइसिस में तो ऐसा नहीं होता है। क्राइसिस में जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है और एक बैक से हाई हो जाता है, मतलब सडनली, जिसमें डेथ के भी चांसेस होती है। हीमोस्टैटिस तो इसका कोई मतलब नहीं, थर्मोस्टैटिस भी नहीं। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन, रिलैप्सिंग फीवर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। रिलैप्सिंग एक प्रकार का टाइप है फीवर का, इसको कैरेक्टराइज की विशेषता क्या है ये बोल रहा है। तो रिक्यूरिंग एपिसोड ऑफ फीवर। रिक्यूरिंग एपिसोड ऑफ फीवर का मतलब है कि मतलब बार बार आएगा, बार बार मतलब जाएगा, कभी ठीक रहेगा नॉर्मल, कभी नॉर्मल रहेगा पेशेंट, कभी नहीं भी रहेगा। तो इसका राइट आंसर यही होगा, रिलैप्सिंग फीवर में ही जो है वो रिक्यूरिंग एपिसोड ऑफ फीवर आता है, मतलब कभी आएगा कभी जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये है। लेकिन हम लोग पूरा ऑप्शन देखते हैं। द फॉल ऑफ टेम्परेचर जिगजैग मैनर, ये तो हम लोग पहले देखे लाइसिस में होता है। इन द मॉर्निंग टेम्परेचर इज हायर देन इवनिंग, ये भी आंसर नहीं होगा। टेम्परेचर कम नॉर्मल लिस्ट वंस अ डे, ये भी नहीं होगा। एंड हमारा नेक्स्ट जो है वो है द सडन रिटर्न टू अ नॉर्मल टेम्परेचर फ्रॉम वेरी हाई फीवर इज कॉल्ड, मतलब टेम्परेचर जो था वो नॉर्मल था और सडन वेरी हाई हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखे थे, ये जो फीवर का टाइप है वो है क्राइसिस में ऐसा होता है, इसमें सडन डेथ के भी चांसेस होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एक्सिलरी एंड रेक्टल रूट ई। तो टेम्परेचर डिफरेंस एक्सिलरी एंड रेक्टल रूट का क्या होता है? देखिए, सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है ओरल का, जो कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एक्सिलरी का इससे कम होता है, एक्सिलरी में 1 डिग्री कम हो जाता है, जिसमें 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एंड रेक्टल में 1 डिग्री हाई हो जाता है ओरल से, उसमें जो है वो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। तो और ये जो है एक्सिलरी का ये हुआ एंड रेक्टल का ये हुआ। तो अगर रेक्टल 99.6 से 97.6 को घटाएंगे तो 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एक्सिलरी एंड ओरल रूट इज, ये तो आपको खुद ही पता चल गया होगा कि टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होगा एक्सिलरी एंड ओरल रूट से। तो ओरल का अप्रोप्रिएट होता है जो कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, एंड एक्सिलरी का 1 डिग्री कम हो जाता है जो कि 97.6 डिग्री होता है। तो डिफरेंस कितना हुआ? तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, मतलब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में जब चेंज करेंगे तो वो कितना, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कितना बोलेंगे? तो फर्स्ट वीडियो में भी इसको मैं बताई थी अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई 5/9। तो फ़ारेनहाइट कितना दिया हुआ है? 97 -32 करेंगे और इसके बाद 5/9 से अगर इसको गुना करेंगे तो ये जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा 36.1। आप पहले इससे इसको घटाएंगे तो 65 आएगा। 65 गुने 5/9 करेंगे तो इसको अगर काटेंगे तो 60.2 आएगा, और इसको जब गुना करेंगे तो ये 36.1 डिग्री सेल्सियस आएगा। और देखिए ये फार्मूला बस आप याद रखिए, पहले फ़ारेनहाइट में से 32 घटा लीजिए एंड जो आएगा फिर इसको ये दोनों को काट के और गुना कर दीजिए।
तो राइट आंसर हमारा 36.1 डिग्री सेल्सियस होगा। एंड नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो हम लोग पहले देखें कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। इस बार देखेंगे कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेल्सियस गुने 9/5 प्लस 32। तो सेल्सियस में कितना दिया हुआ है 37 डिग्री। 37 गुने 9/पहले 5 करेंगे, फिर 32 जोड़ देंगे। तो इसको अगर काटेंगे तो अगर 5 से 37 को काटेंगे तो ये आएगा 7.4 और इसको 9 से गुना करेंगे, फिर प्लस 32 कर देंगे। तो ये इसको जब गुना करेंगे 7.4 और 9 को तो आएगा 66.6 और फिर 32 जोड़ देंगे। तो इसका राइट आंसर जो आएगा हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो राइट आंसर हमारा बी। तो आप ये दोनों फार्मूला को ज़रूर याद रखिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसा भी क्वेश्चन रहे आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। एंड नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बॉडी टिश्यू वर्क बेटर विथ टेम्परेचर ऑफ मतलब हमारा जो बॉडी टिश्यू है वो कब अच्छा परफॉर्म करेगा, जब नॉर्मल टेम्परेचर हो। और नॉर्मल टेम्परेचर कब होता है तो 37 डिग्री, अगर सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस आपको कहीं नहीं दिख रहा है, यानी हमको रेफरेंस रेंज लेना होगा। तो रेफरेंस रेंज में कौन सा आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आ सकता है 37 और 38 के बीच में 37 आता है। तो ये है, इसमें बॉडी का जो टिश्यू है अच्छे से काम कर लेगा। एंड नेक्स्ट लास्ट जो हमारा MCQ है द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट इन द बॉडी इज। तो मतलब हमारे जो बॉडी का जो प्राइमरी हीट का सोर्स है वो कौन है। तो सनलाइट, बी है मेटाबॉलिज्म, सी है हार्ट बीट है ये, एंड सर्कुलेशन। तो हमारा राइट आंसर जो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है एक प्रोसेस है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के जो भी हम लोग खाना ले रहे हैं उससे ऊर्जा मतलब मेटाबॉलिज्म के थ्रू ही मिलता है। और मेटाबॉलिज्म जब होता है तो बहुत टेम्परेचर रिलीज होता है। तो मेन सोर्स जो है हमारे बॉडी के लिए टेम्परेचर का वो मेटाबॉलिज्म है।